तो लीजिए सुनिए आशापूर्णा देवी जी द्वारा रचित उपन्यास वे बड़े हो गए का प्रथम अध्याय। घर 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 चक्का ऐसे घूम रहा है जैसे हाथ से नहीं बिजली से घूम रहा हो। हाथ में बिजली जैसी शक्ति भरकर चक्का चलाने से सुलेखा का कंधा दुख रहा था, फिर भी घुमाए चली जा रही थी चक्के को। और करती भी क्या, कल शाम को ही इन सिले हुए कपड़ों की डिलीवरी जो देनी है। सुबह के समय तो घर के इतने काम रहते हैं कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर किस बूते पर वह काम अधूरा छोड़कर उठ जाए। जिस तरह से भी हो अभी खत्म कर डालना है। हालांकि मन चंचल होता जा रहा है, घड़ी का कांटा भी मानो उछल उछल कर आगे भाग रहा है। थोड़ी देर में 10 बजेंगे। बस सिलाई जिस हालत में भी हो छोड़कर जाना पड़ेगा। रात के भोजन के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। निशित नियम प्रस्त है, उसके खाने के समय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही 10 बजे यारों की महफिल उठाकर नीचे से ऊपर चला आता है। रात का खाना ऊपर के बरामदे में ही होता है। बच्चे रात में नीचे उतरना नहीं चाहते हैं और उतरने के आलस में कह देते हैं भूख नहीं है। देख सुनकर यही इंतजाम कर लिया है सुलेखा ने। शाम से पहले ही सारा भोजन पकाकर ऊपर ले आती है और चाय नाश्ता बनाने वाले स्टोव पर गरम गरम रोटी सेक लेती है। इस इंतजाम के बाद देखा गया है कि सबको भूख लग रही है। मन ही मन हंसती है सुलेखा, मगर कह नहीं सकती। हंसी हंसी में कह भी दे तो अभिमानी मजली बेटी अगले दिन ही बहाना बना देगी, नहीं खाना है, भूख नहीं है। जब बच्चे छोटे थे तब सुलेखा दिन रात सोचा करती थी, उफ किसी तरह ये बड़े हो जाएं तो चैन की सांस लूं। ऐसा सोचती थी क्योंकि अकेले की जिम्मेदारी पर 5-5 बच्चों का झमेला कम तो नहीं। दिन रात के लिए नौकरदाई रखने की हैसियत भी नहीं रही कभी। कोई आधुनिक महिला शायद सुलेखा के बच्चों की संख्या सुनकर हैरान हो जाएगी, मगर सुलेखा के जमाने में सुखी परिवार बनाने का सत्परामर्श बाजार में इतना चालू नहीं था। एक प्रकार से बचपन में ही शादी हो गई थी, अर्थात आजकल के हिसाब से नहीं तो उस जमाने में 18 साल में कदम रखने वाली लड़की को दुल्हन बनाने के लिए छोटी नहीं समझा जाता था। तभी तो ब्याह होते ही गृहस्थी की चक्की में लगा दिया गया था उसे। तब से वह उसे ही घुमाई चली जा रही है। इधर सचमुच अल्लड़ होने के कारण ही ज्ञान वृद्धि होने से पहले ही कुल 5 अबोध बच्चों की मां बन बैठी है। पढ़ना लिखना भी हुआ कहाँ। गरीब विधवा की संतान चाचा के घर पली बड़ी। अपने 2-2 भतीजों को पढ़ाने लिखाने में ही चाचा की नाक में दम, तो भतीजी को पढ़ाने का सवाल ही कहाँ। फीस के पैसे जमा नहीं हो सके, इसलिए मैट्रिक की पूरी परीक्षा भी ना दे सकी सुलेखा। उसके बाद तो ईश्वर की अपार अनुकंपा से ब्याह हो गया। शक्ल सूरत अच्छी थी, इसलिए कृपा करना भी आसान हो गया। अतः शिक्षा का प्रसार स्कूल की 4 दीवारी तक ही रह गया। मगर निशित रंजन तो पढ़ा लिखा युवक था। खैर उसकी बात जाने दे। अब तो सुलेखा एड़ी चोटी कर एक कर गृहस्थी की टूटी नाव को खींच खींच कर किनारे के करीब आ चुकी है। अब अगर इंतजार है तो इस बात का कि नाव पर सवार लोग छलांग भरकर किनारे उतर पड़े और अपने अपने रास्ते निकल जाएं। अब आकर बीते हुए अनेक वर्षों की मूर्खता का हिसाब लगाना ही निरर्थक ही होगा। और भी निरर्थक होगा कौन अधिक मूर्ख था इस बात पर तर्क उठाना। अब तो सब कुछ सुंदर है, सजा सवरा है। अब अगर बच्चों के बारे में कोई पूछताछ करे तो आराम से कहा जा सकता है 2 बेटे 3 बेटियां हैं। बड़ा बेटा मेडिकल स्टूडेंट है, अगले वर्ष फाइनल परीक्षा देगा। बड़ी बेटी ने बीए पास कर बीटी पढ़ना आरंभ किया है। मझली बेटी बीएससी में पढ़ रही है। छोटी ने इस बार हायर सेकेंडरी की परीक्षा दी है और सबसे छोटा बेटा 10वीं कक्षा में है। सुलझा हुआ परिवार है, जैसे मोहरे बिछाए हुए शतरंज की बिसात हो। बस खेल शुरू करने भर की देर है। मगर हैरत की बात तो यह है कि अब अक्सर सुलेखा को लगता है कि खेलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। और लगता है कि ये 5 बच्चे जब छोटे थे तभी जीवन और सरल था। तब झंझट होता भी था तो उन्हें नहलाने खिलाने में, उनके कपड़े और गुदड़ी बदलने में, उनकी जिद पूरी करने में और हर दम निगरानी करने में कि कोई खाट से ना गिर जाए, कोई सड़क पर ना निकल जाए। और क्या था, और तो कुछ याद नहीं आता। फिर पता नहीं क्यों सुलेखा दिन रात सोचा करती थी, उफ ये किसी तरह बड़े हो जाएं तो मैं चैन की सांस ले सकूं।
क्या पांचों की पांच किस्म की जरूरतें होती थी इसलिए? तब तो 2 बच्चे दोपहर में स्कूल जाने लगे थे, बाकी तीनों सवेरे। उन्हें 10 बजे के भीतर ही नहला खिलाकर भेजना पड़ता था। इन दोनों को भी उसी समय तैयार कर देती थी। पहले इन्हें देखें या फिर उनके लिए चावल पकाने बैठे, समझ नहीं पाती थी वह। घर के प्रधान सदस्य को तो ठीक 9 बजे खाना तैयार चाहिए। तब सुलेखा को लगता था कि पानी में कूदे या आग में। कभी तो सोचती थी, उफ, ये बड़े बड़े हो जाएं किसी तरह। सुबह के काम से निपटते ही सुबह के स्कूल से बच्चे वापस आ जाते थे। तब उन्हें पकड़कर नहलाना खिलाकर सुलाना मल्ल युद्ध से कम था क्या? अक्सर सुलाने की वह कोशिश भी बेकार जाती थी। सुलेखा ना सो पाती, ना कुछ काम कर पाती थी। कहानी की किताब पढ़ना वह तो सपना था, मगर किताब पढ़ने की कितनी चाहत थी उसमें। वैसे उसी में जीवन का सही अर्थ मिल जाता था। इसके लिए उसकी चेष्टाओं का अंत नहीं था। अंत नहीं था डांट खाने का भी, फिर भी नशा छूटता नहीं था। हाथ में कहानी की किताब देखते ही चाची बोल उठती थी, अरे यह किताब फिर कहाँ से आ गई? चाची बेजार होकर कहती थी, घर में एक लाइब्रेरी से तो किताबें आती ही हैं, फिर भी इसके घर उसके घर जाकर किताब मांग कर लाना, पता नहीं ऐसा भी क्या नशा? क्यों, मुझे भी तो कहानी उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है। तो क्या मैं मोहल्ले में घूम घूम कर मांगती फिरती हूँ? किताब लाइब्रेरी से मंगा कर पढ़ी जाती है, यही तो जानती हूँ। चाची तो केवल इतना ही जानती है, यह सुलेखा को अच्छी तरह मालूम है। और यह भी जानती है कि चाची की धारणा से पसंद की चीज का आनंद धीरे धीरे लेना चाहिए। अतः लाइब्रेरी से किताब बदल कर ले आना महीने में कुल 3-4 बार ही होता होगा। अगर किताब मोटी हुई तो और भी कम। तो फिर सुलेखा की मन की भूख मिटाने के लिए महीने में सिर्फ 2-3 पुस्तकें घर घर से मांगकर लाए बिना चारा ही क्या। 5 दिन भोजन किए बिना पड़ी रह सकती है सुलेखा आराम से, परंतु 5 दिन किताब के बिना, वैसा जीवन तो मरुभूमि सा ही कठिन और नीरस होगा। अतः निरुपाय सुलेखा प्यास बुझाने की आस लेकर पड़ोस के घर जाकर पूछती है, नीला चाची, आपने लाइब्रेरी से किताब बदली क्या? किसी और के घर जाकर कहती, मौसी जी फिर आ गई आपको परेशान करने। उस दिन विभूति भूषण बंदोपाध्याय की जो किताब पढ़ रही थी, पूरा पढ़ लिया क्या? नहीं तो कभी मोड़ पर जाकर सामने वाले घर में सावधानी से पूछती, समीर चाचा घर पर है? समीर सेन समाचार पत्र के समालोचना विभाग में काम करते हैं। उनके घर में किताब और पत्रिकाओं का ढेर लगा रहता है। यह घर तो मानो एक जलाशय है, परंतु एक कठिनाई है। उस जलाशय में लुटिया भरने के लिए स्वयं समीर सेन की उपस्थिति आवश्यक है। घर के लोग उनकी चीजों को छूने की हिम्मत नहीं करते हैं। हिम्मत नहीं करते, इसका कारण यह नहीं कि वे क्रोधी स्वभाव के, बल्कि इसलिए कि कब किस चीज की उन्हें जरूरत पड़ जाए। और समीर सेन तो ईद के चांद हैं। रात में जब वे घर लौटते हैं तब पड़ोस की किसी कुंवारी लड़की के लिए उनके घर जाना संभव नहीं होता। थोड़े से पल सुबह के मिल पाते हैं तो वे वह भी अकेले होते ही कब हैं, जब देखो अतिथियों से घिरे रहते हैं। कमरे में किताबों का ढेर, खिड़की पर, अलमारी के ऊपर, मेज पर ढेर ही ढेर देखकर लौट आना पड़ता है। मगर निराश होकर आस छोड़े तो कैसे? स्वाति नक्षत्र की बूंदें गिरती हैं तभी तो मोती बनता है। उदार हृदय समीर सेन कहते हैं, जितनी किताबें चाहो ले जाओ, मुझे फिलहाल इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कृतज्ञ सुलेखा विनीत होकर उनके पैर छूकर चली आती है, मगर वे किताबें ही तो आफत का पहाड़ ढाती। चाची कहती, मोहल्ले भर के बच्चे समीर सेन से डरते हैं, पता नहीं कैसे तो इतनी किताबें हथिया कर ले आती है। समीर सेन की उम्र कुछ खास अधिक नहीं, अतः देवरानी के आश्रय में ठहरी सुलेखा की विधवा मां डर जाती। गनीमत है कि सुलेखा इस इशारे को समझ नहीं पाती है। सुलेखा कहती है, क्यों, डरने वाली कोई बात तो नहीं है। कितने जतन से ही तो किताबें देते हैं। कभी कभी पूछते भी हैं कि इतनी जल्दी कैसे पढ़ लेती है, घर में और कोई और पढ़ता है या नहीं। और फिर चाची की जिरह के मारे यह भी बताना पड़ता है कि इन सब बातों का क्या जवाब दिया उसने। हालांकि जवाब सुनकर चाची खुश नहीं होती। कहती, तुमने इतना ही कहा कि किताबें तुम जल्दी पढ़ लेती हो, घर में तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, फुर्सत ही फुर्सत है, यह भी तो कह सकती थी। और दूसरा कोई नहीं पढ़ता ना कहकर उन्हें पढ़ने की फुर्सत नहीं होती, ऐसा भी तो कह सकती थी। सभी तो तुम्हारी माँ जैसे मूर्ख नहीं है। एक उनको छोड़कर किताब पढ़ना किसे अच्छा नहीं लगता है। अड़ोस पड़ोस के बारे में भी चाची की टिप्पणियां काफी तीखी होती थी, व्यंग भी भरपूर रहता था।
मुझे पढ़ने में समय लगेगा। तू ही पहले ले जा सुलेखा। बड़ी आई प्यार जताने वाली मौसी, चाची, ताई कहीं की। पराई लड़की को इस तरह सभी सिर चढ़ा सकते हैं। कुंवारी लड़की का दिन रात इस तरह नाटक उपन्यास में डूबे रहना ठीक नहीं। ऐसा सदुपदेश नहीं दे सकती क्या वे? दीदी भी तो प्यार में बिल्कुल अंधी है, कुछ नहीं बोलती। मगर सुलेखा की माँ बोलने में कोई कसर भी तो नहीं रखती। हमेशा कहती है, चाची की नजर के सामने किताब लेकर क्यों बैठती है सुली? इतना अपमान चुभता नहीं तुझे? और छोटी बहू झूठ भी तो नहीं कहती है। अनब्याई लड़की को नाटक उपन्यास का इतना शौक क्यों? लगता है यह नशा शराब से बढ़कर है। इस नशे को छोड़ दे सुली। आखिर पराए घर भी तो जाना है। बहू की ऐसी आदतें कौन भली निगाह से देखेगा बेटी? कहती जरूर थी, पर निकट भविष्य में वह पराए घर जा सकेंगी ऐसी आशा सचमुच नहीं थी उनके मन में। देवर देवरानी का ही तो आसरा था। स्वयं किसी काबिल नहीं थी, न तन से न मन से। मगर इतनी डांट फटकार सह कर भी पढ़ने का नशा छूटा नहीं उसका। 2-4 दिन जरा ठहर जाती थी, फिर मौका पाते ही तो 2 किताब लाकर तकिए के नीचे छिपाकर रख देती थी। रात को चोरी चोरी पढ़ लेती थी, मगर उसमें भी चैन कहाँ। माँ कहती थी, बिजली खर्च का उपन्यास पढ़ेगी सुली, चाचा का बिजली का बिल बढ़ेगा, चाची जली कटी सुने आएगी। हर कदम पर माँ इसी तरह डराया करती थी। अब सुलेखा कभी कभी सोचती है, उसकी तुलना में उसकी बेटियां कितनी सुखी हैं, कितनी मुक्त स्वच्छंद है। फिर भी उनके चेहरे पर उस सुख की झलक क्यों नहीं दिखाई देती है? अगर सुलेखा को अपने बचपन में इनके सुखों का 1% भी मिल पाता तो अच्छा। उतने तिरस्कार, उतनी डांट फटकार, उतनी दीन दशा में रहकर भी किस प्रसन्नता से पूर्ण रहता था सुलेखा का हृदय। कभी किसी दिन एक पल के लिए भी सुलेखा ने नहीं सोचा था, मन नहीं लगता था, सब बेकार है, जो उसकी बेटियां दिन रात ही कहती रहती हैं। सुबह से लेकर रात तक उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सुलेखा आज सोचकर देखती है, उसके जीवन में उन दिनों मन लगाने का साधन ही क्या था? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। फिर भी अपने मन की मिठास से ही सुलेखा अपने दिन रात को सरस कर लेती थी। जिस दिन हाथ में कोई भारी भरकम नई किताब आ जाती थी, उस दिन तो सुख का कोई अंत ही नहीं होता था। मन के कलश से खुशी जैसे छलक उठती थी। उस दिन आकाश कितना सुंदर लगता था, हवा कितनी मीठी, घर के कामकाज कितने हल्के लगते थे। चाची चाहे जितना भी डंके की चोट पर कहे, दिन रात ही तो हाथ पर समेटे बैठे रहती थी। काम तो कुछ होता ही नहीं था, काम कुछ रहता ही था कहाँ था। माँ बीमार थी, इसलिए उनके हिस्से का अधिकतर कामकाज वही करने की कोशिश करती थी। मगर तंदुरुस्त लड़की का कामकाज हंसते खेलते हो जाता था। किताब ना होती तो दिन सुना लगता था, और उस सुनेपन से थक जाती थी सुलेखा। जिस दिन लाइब्रेरी से 6 महीने या साल भर की पत्रिकाओं का संकलन आता था, वह दिन सुलेखा के लिए यादगार बन जाता था। मगर जो दिन मरुभूमि जैसे होते थे और चाची को उन्हीं दिनों विशेष प्रसन्नता होती थी, वैसे दिनों में सुलेखा मन ही मन सोचती थी, ठीक है, मुझे पराए घर ही भेज दो, देखूंगी वहां जाकर दुल्हन को इतनी छूट मिलती है या नहीं। सोचकर हंसी आती है। कैसा असंभव सपना देखा था उसने। वहां तो छपी हुई पुस्तकों का एक प्रकार से प्रवेश ही निषेध था। मगर उन दिनों सुलेखा सपने देखा करती थी, और सपने में देखती थी कि वह बड़ी होकर अपनी गृहस्थी चलाएगी और तब एक साथ 4 लाइब्रेरीज की मेंबर बनेगी। एक तरफ से सभी प्रख्यात लेखकों की सारी किताबें पढ़ डालेगी। शायद इस सपने में ही उसकी प्रसन्नता का बीज छपा था। आधुनिक युग के बच्चे सपने देखना नहीं जानते, कविता पढ़ना पसंद नहीं करते, तभी तो दुनिया से प्यार भी नहीं कर पाते। इस सुंदर धरा पर किशोरावस्था के निश्चित आनंदमय जीवन में डगर भरकर भी ये कहते हैं, धत अच्छा नहीं लगता। सुलेखा के मन में ऐसी प्रसन्नता की कभी कमी नहीं थी। जब छोटी थी तो किताबों के नशे में विभोर रहती थी। कुछ दिनों बाद जब पराए घर में गई तो आत्मीय जनों की सराहना, उसके गुणों का समादर सुलेखा के मन को प्रसन्न कर देता था, और प्रसन्न होती थी उसे देखकर। आज देखकर कोई कह सकेगा कि वह गंजे सिर वाला आदमी एक दिन जोशीला नौजवान था? सुलेखा की इच्छा अनिच्छा, पसंद नापसंद सब बह जाती थी उस नवयुवक के जोशीले आदेश में, जिसके लिए बुजुर्गों के कितने ताने सहने पड़ते थे उसे। सुलेखा मन ही मन क्षुब्ध होकर कहती, क्या बात है तुम्हारी, ही बेटा बेशर्मी करेगा, आगे पीछे बिना सोचे पत्नी पर प्यार जताएगा, और तुम खरी खोटी सुनाओगे बहू को ही।
मगर उसमें भी तो एक गौरवमय नशा था, एक सुखद अनुभूति थी। निशित के आवेगमय प्यार के ही परिणाम थे 8 साल में 5 बच्चे। ऐसा नहीं कि उस जमाने में यह कोई अनोखी बात थी। सुलेखा की एक चचिया सास नहीं तो प्रतिवर्ष पति के परिवार को एक सदस्य चंदे में देकर चंदे के खाते में 16 एंट्री की थी। फिर भी सुलेखा को ताने सुनने ही पड़ते थे। कोई कहता आजकल की बहुएं तो होशियार हो गए हैं, यही एक अनाड़ी रह गई। गनीमत है 5 के बाद फुल स्टॉप लग गया, सावधानी की वजह से नहीं, प्रकृति की कृपा से। सारे ही छोटे बच्चे एक तरह से दूध पीते थे। उन सबको संभालना संवारना पड़ता था। सास कहती थी बहू से अब क्या काम लेना, 24 घंटे तो अपने ही बच्चों को लेकर मस्त है। यह सच नहीं था। जिस तरह ब्याह से पहले हाथों में किताब देखते ही चाची समझ लेती थी इससे अब क्या काम होगा, वैसे ही अब इतने सारे बच्चों से मैं घिरी सुलेखा को देखकर लोगों को लगता ये क्या कर सकेगी, इतने सारे बच्चे। तब सुलेखा मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि ये जल्दी से बड़े हो जाएं। कभी अनजाने में किसी देवता से पूछती थी ये कब बड़े होंगे। तब कहानी उपन्यास नहीं, प्रख्यात लेखक या लेखिका का नाम भी नहीं, ध्यान था तो केवल उन पर। उन्हें पालकर बड़ा करना होगा। जैसे सुलेखा के जीवन की सारी सफलता उन्हें बड़ा कर लेने में ही है। जैसे उनका वह बड़ा हो जाना किसी स्वर्गीय वृक्ष का एक सुंदर पका हुआ फल है, जिसके हाथ लगते ही सुलेखा सब कुछ पालेगी। तब तो थकावट लगते ही सुलेखा हाथ पांव पसार कर सो सकेगी। जब मर्जी होगी वह घूमने जा सकेगी, पसंद लायक कोई कहानी की किताब ही पढ़ सकेगी और खाट के नीचे से अपने पुराने हारमोनियम को निकालकर धूल झाड़कर उसे ठीक कर सकेगी। धूल झाड़कर साफ करेगी हारमोनियम को और अपनी आवाज भी। संगीत सीखने का सुअवसर सुलेखा के जीवन में नहीं आया। इतना मूल्यवान सुलेखा का जीवन नहीं था। फिर भी बचपन के ब्याह के पहले तक इसी बाजे पर हाथ जमा चुकी थी थोड़ा बहुत। हारमोनियम सुलेखा के पिता का था, शौकीन आदमी थे, संगीत चर्चा किया करते थे। जब सुलेखा एक छोटी बच्ची थी तब उसे गोद में बिठाकर सारे गामा सिखाते। वह शौक रह गया था बराबर। माँ भी कहती थी अपने आप ही जितना हो सके कोशिश कर, तेरे पिता की इच्छा थी कि तुझे गायिका बनाएंगे। सुलेखा स्वयं ही कोशिश में लगी रहती थी। खैर चाचा चाची इस बात पर नाराज नहीं होते थे, बल्कि कहते थे आवाज में मिठास है, रेडियो से 2-4 गाने सीख ले तो शादी के समय काम आएगा। सो सुनकर सीख लेने की कला सुलेखा को अच्छी तरह ही आती थी। शादी के बाद कुछ जमी नहीं। एक तो पुरानी चीज मानकर संकोच के कारण शादी के समय माँ ने हारमोनियम दिया नहीं, और दिया भी तो बड़ी देर से। तब तक रखा रखा ही खराब होने लगा था। निशित की खुशामद करते करते वह हारमोनियम जब बनकर आया, सुलेखा गाने की स्थिति में नहीं थी। बड़े बेटे दीपक का जन्म हुआ था। इसके अलावा घर में कितने सारे लोग थे, सास ननद जेठ जेठानी देवरानी भी आ गई थी। उसके बाद का क्या, बच्चे का झूला आया तो जगह की कमी हो गई। हारमोनियम को खाट के नीचे भेज देना पड़ा, और जैसा होता है नजर से बाहर तो ध्यान से बाहर। नजर के सामने रहने से इस तरह थोड़े समय में भी हाथ चलाया जा सकता था, नजर से ओझल हो जाने पर वह संभव ही कहाँ था। निकालने के लिए झुकना भी तो पड़ता था, केवल शरीर से नहीं मन से भी। हारमोनियम निकालते ही निशीत कहता था बस अब हो गया शुरू, अब तो बेटे की भूख प्यास सब भूल जाओगी। केवल एक दिन ऐसी गलती हो गई थी, फिर भी इसका उल्लेख करने से निशीत चूकता नहीं था कभी भी। इसके बाद तो सुलेखा के पास समय ही नहीं रहा, शौक भी जाता रहा। हालांकि अब सुलेखा की गृहस्थी अपनी ही है। जेठ जी का तबादला हो गया और सास भी चल बसी। छोटी देवरानी अलग हो गई, ननद तो कब की ब्याह कर अपने घर चली गई। फिर भी मन के भीतर वह इच्छा बड़ी कुंठा के साथ जीवित रह गई, गौरव के साथ नहीं। अब तो सुलेखा केवल यही सोचती है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अर्थात जब सुलेखा के जीवन के छुट्टी के दिन आएंगे, तब वह खाट के नीचे से उस हारमोनियम को खींचकर निकालेगी। बच्चों की तरह इस सपने में विभोर रहती है सुलेखा, सब्जी काटते हुए, मसाला पीसते हुए, खाना पकाते हुए। दोपहर में जब कोई घर पर नहीं होगा तब धीरे से उसे बाहर निकालेगी, झाड़ पोंछ कर रियाज कर लेगी, और बच्चे आकर पूछेंगे अरे इसे किसने निकाला। तब सुलेखा मुस्कुरा कर कहेगी बताओ तो सही किसने निकाला। वे अनजान की तरह कहेंगे क्या पता तुमने ही शायद खाट के नीचे की सफाई की होगी। सुलेखा हंस हंस कर कहेगी खाट के नीचे की नहीं, तेरे माँ के गले की। गले में बरसों का जंग लगा था, सोचा साफ कर लूं।
अपने बारे में बात करते समय ऐसे ही अनादर का रुख अपनाती है सुलेखा, जैसे सुलेखा के लिए सब कुछ अन अधिकार चर्चा है। इसलिए तो कभी अगर सुलेखा को किसी शादी ब्याह के घर जाने के लिए थोड़ा सजना संवरना पड़ता है तो बेटियों के पास जाकर कहती है, अपने डिब्बा डिब्बी दे तो चेहरे पर थोड़ी लीपा पोती कर लूं, आखिर शादी का घर है। मगर ऐसा तो नहीं कि सुलेखा कभी सजना ही नहीं चाहती, ऐसा भी सोचती है कभी कभी अपने लिए उनके जैसे कीमती ना सही एक पाउडर स्नो और क्रीम खरीद कर रख ले, तब तो उनके दरवाजे पर आकर खड़ा होना नहीं पड़ेगा। मगर हो नहीं सका, नहीं हो सकता, झिझक होती है। सोचती है अगर बेटियां मजाक उड़ाए और सोचे अरे देखो बुढ़ापे में माँ का क्या शौक, या अगर सोचे क्यों भाई हमने लेने को मना किया है क्या, जो इस तरह की सस्ती चीजों को गालों पर मल रही है। दोनों में से एक भी सहन नहीं होता, अतः जैसे चलता था चलने लगा। खैर, हारमोनियम का सपना सुलेखा हमेशा से देखती ही रही, सोचती थी फिर से उस पर रियाज करेगी। सुलेखा के बच्चों को आश्चर्य होगा, कहेंगे ओ माँ तुम इतना सुंदर गाती हो, इतनी मीठी आवाज है तुम्हारी, कभी तो गाया नहीं। शायद कहेंगे अच्छा एक और गाओ तो। सुलेखा गा देगी झटपट, जो कुछ सीखा था उसने याद है सब। आजकल जो देखती है बड़े बड़े गायक कलाकार भी गाने की किताब या कॉपी खोलकर बैठते हैं, इतनी राग रागनियां याद रखते हैं और दो गाने याद नहीं रख सकते। मगर सुलेखा अपनी कुमारी अवस्था में सीखे गाने आज भी सुना सकती है। जब कोई घर पर नहीं होता है तब सुलेखा गुनगुनाती है अनगिनत रविंद्र संगीत। कितने गीत याद थे उसे आज भी हैं। यही एक बचपना सुलेखा को नहीं छोड़ता, बस केवल उनके बड़े हो जाने का ही तो इंतजार है। 5 बच्चों को लगभग एक ही साथ पाला है उसने, शायद इसलिए उन्हें अलग अलग कर नहीं देखती है। बच्चों का अर्थ ही है वे। तो क्या सुलेखा के बच्चे बड़े नहीं हुए? किसी को भी तो अब नहलाना नहीं पड़ता, कपड़े पहनाना खिला देना नहीं पड़ता, गिर जाने के डर से हमेशा सजग रहना भी तो नहीं पड़ता है। तो फिर हाँ, उनकी चीजें खो जाने पर ढूंढ देनी पड़ती है, और ऐसा तो हरदम होता रहता है। केवल छोटे बेटे को छोड़कर सभी की चीजें इधर उधर हो जाती हैं, और छोटा बेटा दीपक संभाल कर रखता है अपनी चीजें, मगर बाकी चारों नहीं। परंतु उससे क्या, सुलेखा तो आदी हो गई है उसकी। ईरा जब तीखे स्वर में मेरा पेन कहाँ गया, जरूर माँ धोबी का हिसाब लिखने के लिए ले गई है, कहकर हंगामा कर देती है, तब सुलेखा नीचे से आकर ईरा की ही पढ़ाई की मेज पर से उसे निकालकर उसके हाथ में थमा देती है बिना कुछ कहे। पहले फिर भी सुना देती थी, अरे आसमान की ओर मुंह करके चलती है, कॉपी किताब हटाकर जरा देख तो सही, खुद ही रखकर हंगामा किए जा रही है। अब नहीं कहती, कहने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि सुलेखा के बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें बातें सहन नहीं होती। हालांकि सुलेखा की यह चुप्पी भी उन्हें विशेष पसंद है। ऐसी बात नहीं, कम से कम ईरा को तो नहीं, वह इस चुप्पी से अपमानित महसूस करती है। तमतमाई चेहरे से बोल उठती है, तुमसे तो नहीं कहा था ना कि नीचे से भागकर आ जाओ पेन खोजने के लिए। सुलेखा के पास जवाब होता तो वह बड़ी नरमी के साथ कहती, कॉलेज जाने के समय तुझे देर हो रही है। सुलेखा की छोटी बेटी को अपना ब्लाउज पेटीकोट कभी नहीं मिलता। सुलेखा छत में सारे कपड़े लाकर तह करके रखती है, उसके कपड़े भी रखती है, मगर वह पूरा घर अस्त व्यस्त करती फिरती है। जब सिलाई का काम अधिक रहता है तो वहीं बैठे बैठे सुलेखा कहती है, देखना ठीक से उसी ढेर पर रखा है। तिन्नी उस ढेर को बिखार कर हट जाती है और नाराज होकर कहती है, कैसे पता चलेगा कि मेरे ही कपड़े सबसे नीचे पड़े हैं। लड़के ढीले ढाले स्वभाव के हों तो सहन होता है, लड़कियां ऐसी हों तो सहन नहीं होता। फिर भी सुलेखा ने कोशिश करके सहने की आदत डाल ली। कोई आज की बात तो नहीं, जब दुल्हन बनकर आई थी तब सारे अन्याय सहन ही तो कर लेती थी। बड़ी जेठानी कहती थी, जमाना कुछ बदला नहीं रही सुलेखा, सब वैसा ही है। तीखे स्वभाव की सास के आगे बहू हाथ जोड़े खड़ी रहेगी, यही सदा की रीति है। पहले जमाने में फिर भी कहा जाता था कुटनी सास है, अब तो ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। बड़ी जेठानी दया ममता दिखाती थी, दुर्भाग्य से वह भी दूर चली गई। उसके बाद तो सुलेखा भी जीवन का लंबा रास्ता पार कर आई। अब बड़ी जेठानी कलकत्ता आने पर भी अपने मायके में ठहरती है। सुलेखा कभी एक दिन खाने पर बुला लेती है, कुटुंब की तरह ही खातिरदारी करती है, और किसी जमाने में मछली का एक टुकड़ा भी दोनों बांट कर खाया करती थी। यह बात अब दोनों भूल चुकी हैं। मगर बड़ी जेठानी का वह उपदेश सुलेखा नहीं भूली। गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता, समझी सुलेखा। कोई कुछ भी कहे चुपचाप सह लेना, देखना उसी से घर में शांति रहेगी।
कहती थी, इस दुनिया में मजे की बात क्या है पता है? भीतर रखो तो गुण, बाहर निकालो तो खून। दिल में चाहे जितनी भी शिकायत और नफरत कुल बुलाए, उन्हें बाहर निकलने मत देना, तभी तो अच्छी बहू कहलाएगी। खैर, अच्छी बहू तो बनी रही, परंतु जब बहू से गृहिणी बनने का जमाना आया तब भी सुलेखा ने यही देखा कि जेठानी के उपदेश को मानकर चलना ही ठीक है, क्योंकि इतने दिनों में सुलेखा के बच्चे बड़े हो गए। बचपन में जिस माँ को उन लोगों ने सब कुछ चुपचाप सह लेते देखा, अचानक उसे आवाज उठाते देखकर चौंक जाएंगे, दुखी होंगे, क्रोधित होंगे। क्रोध करने की आदत इरा में कुछ अधिक ही है, पर उसके क्रोध जतलाने का ढंग एक तरह से शांत है। उस शांत भंगिमा के पीछे जितनी कठोरता छिपी होती है, शायद उसे स्वयं भी नहीं पता। इस कठोरता को ही ये लोग आधुनिकता समझते हैं। ममता का प्रकाश इनकी दृष्टि में सस्ती भावुकता है। छोटे भाई बहनों को बुखार हो या कोई बीमारी हो तो आराम से ये लोग, अरे क्या कर लिया, बुखार होगा क्यों नहीं, कैसे मनमर्जी चलते हो, कहकर बड़े होने का फर्ज अदा कर देते हैं। या फिर कहते हैं, क्यों, कितने पुचके खाए थे? नहीं खाए, मान लूं कैसे ही। पेट दर्द क्या, क्यों, यूं ही हो गया बच्चू, इसकी जन्मदात्री है पुचका। छोटे भाइयों की तबीयत खराब हो तो उन्हें छोड़कर कहीं घूमने जाने की कल्पना भी नहीं कर पाती थी सुलेखा। सुराहनी बैठी रहती थी, कुछ खाने का दिल नहीं करता था, और खाने की जगह पर एक आसन कम बिछाते हुए तो दिल ही कलप उठता था। जब बेटियां थोड़ी छोटी थी तब कभी कभार इस तरह की चर्चा करती थी सुलेखा। कहती थी, तुम लोगों से होता भी है, मुन्ना बुखार से जल रहा है और तुम लोग आराम से सिनेमा देखा है, बस इतना ही, इससे अधिक नहीं। मगर उतने से ही मझली बेटी मुंह फुलाकर कहती थी, घेर कर बैठे रहने से अगर बुखार छूट जाए तो आगे से किसी को बुखार होने पर कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। और छोटी, वो तो आवाज उठाकर बोल पड़ती थी, उससे रोगी और भी घबरा जाता है, समझी माँ? घर भर के लोग अगर हारे बेचारा बेचारा करते रहे तो सोचेगा ना जाने कितनी बड़ी बीमारी लग गई मुझे। उनकी बातों में तर्क नहीं, ऐसा सुलेखा नहीं कह सकती है, इसलिए चुप हो जाती है। जब तक मुन्ने का बुखार नहीं उतरता वह बाल संवारना भी भूल जाती है, खाना गले से नीचे नहीं उतरता है। मगर लड़का भी तो नाराज होने से बाज नहीं आता। सुलेखा के हाथ को झटके से हटा हटा कर कहते हैं, वो क्या बार बार देख रही हो, हर पल बुखार बढ़ता घटता है क्या? सुलेखा अपने उस छोटे बेटे के आगे भी संकुचित हो जाती है, क्योंकि सुलेखा में जिस बात की अत्यंत कमी है उन सभी में वह कूट कूट कर भरी है। पिता की तरह ही व्यक्तित्व संपन्न है वे। धीरे धीरे सुलेखा उस तरह की बातें करना भी छोड़ देती है, मगर उनके जैसी कठोर व्यक्तित्व संपन्न ना भी सही, सुलेखा के भीतर क्या शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, निश्चितता नहीं है? इस परिवार के 6 सदस्यों के कठोर व्यक्तित्व के दबाव को सहन करती आ रही है, यही कम शक्ति का परिचय है क्या? उसका स्थिर संकल्प सारी प्रतिकूल अवस्थाओं से लड़कर जीतने का निश्चय क्या उसकी दृढ़ता के साक्षी नहीं है? किसी भी कष्ट को कष्ट नहीं मानूंगी, क्या सुलेखा की यह छवि उनके दृढ़ निश्चय का ही तो परिचारक नहीं बनती? सुलेखा भी मोम की गुड़िया नहीं है, केवल उसका दृष्टिकोण उन लोगों से भिन्न है उसका मानसिक गठन। सुलेखा सोचती है, किसी की नौकरी नहीं, किसी की धौंस नहीं, घर बैठकर गृहस्थी संभाल कर भी अगर 2 पैसे कमा सकूं तो इसमें शर्म कैसी? मगर सुलेखा के इस तरह पैसे लेकर सिलाई करने पर उसके पति पुत्र कन्या सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सिलाई की मशीन को चलाई जा रही थी, पूरी ताकत लगाकर। कंधा दुख रहा था, ऐसा लग रहा था कि पहिए की गति के साथ हाथ अपने आप घूम रहा है, अलग होते ही छूट कर गिर जाएगा। अचानक बड़ी बेटी इरा की उदास थकी आवाज बगल वाले कमरे से आई, माँ, 3 दिन बाद ही मेरी परीक्षा है। सुलेखा चौंक उठी। उसकी मशीन की घर घर आवाज से इरा की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और उसे यह पता भी नहीं था। दोनों कमरे के बीच वाली दरवाजे को अच्छी तरह बंद करके ही तो बैठी थी काम पर। दीपक अभी तक सैर से लौटा नहीं था। नीरा गिटार सीखने गई थी। दीपांकर छत वाले कमरे में, छोटी बेटी तिन्नी भी उसी कमरे में बैठकर पढ़ाई करती है। उन लोगों की पढ़ाई लिखाई की दुनिया में सुलेखा के लिए कोई जगह नहीं है। वह दुनिया सुलेखा के लिए धुंधली सी है। भुलक्कड़ सुलेखा ने किसी जमाने में जो कुछ पढ़ा भी था सब भूल चुकी। अब तो बिजली का बिल भी आता है तो किसी के आगे बढ़ाकर कहती है, देख तो इस महीने में कितना हुआ। डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिख जाता है तो दिखाकर पूछती है, देख तो कौन सी दवा कब खाने को कहा है। जबकि इतना भी नहीं पढ़ सकती। ऐसी बात नहीं, बस ऐसी आदत बना ली है। यह बुरी आदत जैसे पढ़ने लिखने का अधिकार बस उन्हीं को हो।
सुलेखा के नसीब में तो केवल धोबी का हिसाब या बाजार का हिसाब लिखना पर है। इन दोनों की जिम्मेदारी उसके पढ़े लिखे बच्चे लेने को राजी नहीं, इसलिए नहीं कि भारी जिम्मेदारी है, इसलिए कि यह तुच्छ है। ऐसी तुच्छ बातें सुलेखा के हिस्से में आती हैं। सुलेखा ने कभी परीक्षा नहीं दी, क्योंकि उसके जीवन में उसकी पहली परीक्षा की फीस भरने के लिए रुपए नहीं मिले। इतनी मूल्यहीन है वह, और शायद इसी मूल्यहीनता के संकोच से वह अंग्रेजी समाचार पत्र को कभी पलटकर भी नहीं देखना चाहती है। शायद उसी संकोच से वह इसका लेखा जोखा नहीं रखना चाहती है कि उसके कौन बच्चे कब किस क्लास में गए। बाहर से आकर अगर कोई पूछता तो बेझिझक पूछ लेती, तेरा कौन सा क्लास चल रहा है मुन्ना, या तू किस ईयर में है नीरा। मगर माँ की इसी मूर्खता पर वे लज्जित है। दोस्त के आ जाने से अगर माँ चौके में हो तो वे बड़े निश्चिंत होते हैं। लड़के तो अपने दोस्तों को घर बुलाकर बैठाते भी नहीं, घंटों गली के मोड़ पर खड़े होकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। मगर बेटियां, उनकी सहेलियों की संख्या तो कम नहीं है, विशेषकर नीरा की। सहेलियां आती तो नीरा झट से नीचे चौके में जाकर कहती है, माँ 3 कप चाय बन सकेगी। सुलेखा कहती, अरे यह क्या, क्यों नहीं बन सकेगी भला, अभी बना देती हूँ। नीरा कहती है, बन जाने पर 1 चम्मच गिराकर मुझे जता देना, मैं आकर ले जाऊंगी। थक हार कर तुम्हें पहुंचाने की जरूरत नहीं, सिर्फ चाय देना और कुछ नहीं। पहले तो एक बार बेटी के प्रति ममतावशी उसकी मनाही के बावजूद चम्मच का संकेत न भेजकर स्वयं ही ले गई, और केवल चाय न देकर कुछ जलपान भी दिया। पर उसने देखा कि नीरा इससे नाराज होती है। सहेलियों के चले जाने पर तो खूब नाराजगी दिखाई उसने। कहा तो था कि चाय के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसने तुमसे चूड़ा और पापड़ छान कर लाने को कहा? बेकारी देर लगा दी ना, मैं कब से कान खड़े करके बैठी हूँ। चम्मच की आवाज आती है कि नहीं? सुलेखा ने संकोच के साथ जवाब दिया, अरे अपने दोस्त के घर आई सिर्फ चाय पीती, तो क्या इतनी देर करने से अच्छा नहीं लगता है? और तुम कपड़े भी ऐसे पहने रहती हो, उनकी माएँ कभी ऐसे नहीं रहती हैं। सुलेखा ने सोचा कि यह उसकी बेटी की नादानी है। शायद कभी किसी की माँ बन सवर कर रहते देख लिया होगा, नहीं तो गृहस्थ के घर, अरे जिन्हें खुद पकाना घर बार संभालना पड़ता है, हमेशा टिप टॉप रहने से उनका काम चलेगा भला? इसलिए हंसकर बोली, तेरी उन सहेलियों की माएँ क्या दिन रात सज संवर कर रहती हैं? नीरा ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया, सजने संवरने और साफ सुथरा रहने में क्या अंतर है, वह समझना तुम्हारे बस में नहीं है माँ। तुमसे कुछ कहना बेकार है। तुम सोचती हो एक तुम ही खाना पकाती हो, घर संभालती हो, और सबकी माएँ कुर्सी पर आराम से बैठी रहती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शर्मिला की माँ को ही ले लो, वह क्या नहीं करती है? केवल दाल भात ही क्यों, चॉप, कटलेट, केक, पुडिंग सब कुछ बनाती हैं। उनके घर रोज ही यह सब बनता है। मगर जाकर देखो, हमेशा सलीके से साड़ी पहने रहती हैं, पैरों में चप्पल टिप टॉप। और हमारे यहाँ मामूली से पकवान बनते हैं, फिर भी तुम। सुलेखा समझ गई कि दोस्तों के सामने माँ को उपस्थित करने में गौरव नहीं महसूस करते उसके बच्चे। अगर दिखा जाए तो मुश्किल में पड़ जाते हैं, तब से और नहीं जाती है। जैसे निशित के 4 दोस्त के सामने नहीं निकलती, पर्दे के पीछे से चाय भेज देती है। ईरा नीरा के दोस्तों के लिए भी वही तरीका अपना लिया है उसने। नहीं, निशित ने कभी नहीं कहा, मेरे दोस्त आए हैं, चाय नाश्ता तुम ही लेकर आओ, उनसे बातचीत तो करो। कहता तो कोई अनोखी बात नहीं होती। सुलेखा इतने पुराने जमाने की लड़की तो नहीं थी, उसके जमाने में ऐसा खूब चलता था। कितनी बार तो निशित ही दफ्तर से लौटते हुए दोस्त के घर होकर आया और बड़े उत्साह से उसने सुनाया। दोस्त की बीवी ने जबरदस्ती ठूस कर खिला दिया और सुनाता, दोस्त की बीवी इतनी बातों नहीं है कि बातों के जाल से छूटकर आना मुश्किल हो जाता है, तभी तो इतनी देर हो गई। सुलेखा ने कभी कभार मजाक में कह दिया, सिर्फ बातों नहीं या सुंदरी भी, केवल बातों के जाल में तुम्हारे जैसे आदमी को रोक कर रख सकी। निशित इस परिहास को सरलता से नहीं ले सका। अचानक मुंह बनाकर बोला, जिसका मन संकीर्णता से बंधा है वही ऐसी बातें कर सकते हैं, होगा क्यों नहीं? शिक्षा के बिना चित्त का प्रसार हो भी कैसे? निशित कभी भी कहानी या प्रबंध साहित्य की चर्चा नहीं करता, मगर ऐसे मामलों में बिल्कुल शुद्ध भाषा का प्रयोग करता है। प्रयोग कला उसे अच्छी तरह आती है। जिंदगी में एक दिन सुलेखा निशित के एक मित्र के सामने निकली थी, अर्थात निकलना पड़ा था। वह एक अजीब परिस्थिति थी। दोपहर का सन्नाटा, सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। उस साल दीपंकर भी सुबह के स्कूल से छूटकर दोपहर की क्लास ज्वाइन कर चुका था। अकेली सुलेखा काम काज से निपटकर बंगला अखबार के पन्ने उलट रही थी। अचानक दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। उसने सोचा कि यह तो दाई के आने का समय नहीं। पहले वह ऊपर के बरामदे से झुककर देख लेती है, फिर दरवाजा खोलती है।
इसी आदत के अनुसार झुककर उसने देखा कोई अनजान व्यक्ति खड़ा है, कह रहा है एक बार नीचे आइए। इसका क्या अर्थ हुआ? नीचे आइए कहने से ही नीचे उतर जाएगी सुलेखा? है कौन, बात क्या है? पता चला बात बहुत गंभीर है। निशित के दफ्तर के ही सहकर्मी हैं वह। एक बुरी खबर लेकर आए हैं। खबर यह है कि अचानक अस्वस्थ होकर निशित दफ्तर से ही अस्पताल चला गया। स्थिति संकटजनक है। अगर सुलेखा देखना चाहती है तो साथ चले और हो सकता है अंतिम मुलाकात ही हो, इसलिए वह गाड़ी लेकर आए हैं। सुलेखा ने उनके साथ बातचीत की मगर साथ नहीं गई। उसे लगा कि मित्र पत्नी को मित्र की अंतिम अवस्था की खबर देने वाले का चेहरा ऐसा नहीं होता है। ऐसा लगा कि बातचीत कुछ नकली सी है, हड़बड़ी जरूरत से ज्यादा ही, और स्वर में जिस पीड़ा का आभास होना चाहिए उसका सर्वथा अभाव था। हालांकि हर व्यक्ति की प्रकृति एक नहीं होती है, हो सकता है ये हल्के फुल्के स्वभाव का हो। फिर भी सुलेखा ने कहा, इसी पल आपके साथ चलना तो संभव नहीं। मेरा बड़ा बेटा आ जाए, जब तक ना आ जाए तब तक, मगर उसकी हालत की कोई निश्चित नहीं कहा जा सकता। सुलेखा ने फिर कहा, मेरा नसीब, मगर भगवान इतने निष्ठुर होंगे क्या? इसके बाद सुलेखा ने अस्पताल का नाम, पता और बेड नंबर पूछा था। उस व्यक्ति ने कागज का एक टुकड़ा थमा दिया। अर्थात तैयार होकर ही आया था कि अगर सुलेखा तुरंत ही साथ ना जा सके तो। सुलेखा ने फिर कहा, उस आदमी को इतनी तकलीफ उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हालांकि अभ्यास की कमी के कारण धन्यवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था उसने। वे बेचारे दुखी मन से लौट गए थे, मगर ऐसी भयंकर वार्ता सुनकर क्या कलेजा नहीं कांप उठा था सुलेखा का? क्या उसको दौड़कर उस गाड़ी में बैठने की इच्छा नहीं हुई? क्या वह डरी नहीं थी कि कहीं निशित से फिर मुलाकात ही ना हो? और जैसे ही वह धूल उड़ाकर वह गाड़ी निकल गई, क्या सुलेखा की जान उस समय लौटने को नहीं हुई? फिर भी सुलेखा ने अपने आप को संभाल कर रखा। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में कितने ही तरह की धोखाधड़ी भी तो होती है। उसका बेटा दीपक 15 साल का था। स्कूल से लौटते ही सारी बात सुलेखा ने उसे बताई और कहा, चल बेटा चलकर देखते हैं कहाँ है यह ईस्टर्न नर्सिंग होम। दीपक ने घबरा कर कहा, यह चाइनीज टेम्पल रोड किधर से निकलता है मुझे पता नहीं। सुलेखा ने व्याकुल होकर कहा, मोहल्ले के किसी सज्जन से पता करके आ बेटे, नहीं तो एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर पता कर ले, नहीं तो तू एक रिक्शा बुला कर ला, मैं भी साथ चलती हूँ, अब और ठहर नहीं सकती। दीपक बिगड़ कर बोला, इतनी बड़ी बात सुनकर तुम गई कैसे नहीं? पिताजी के दफ्तर के दोस्त हैं, निहार बाबू का नाम पिताजी से सुना नहीं कभी? सुना था दीपू, मगर देखा था क्या? नहीं देखा तो क्या, यूं ही कोई ऐसी झूठी बात बताने आएगा? तब तक बाकी बच्चे भी आ गए। बड़ी और मझली दोनों बेटियों ने दीपक के सुर में सुर मिलाकर माँ को धिक्कारा और उस ईस्टलैंड नर्सिंग होम का अता पता ठीक तरह से मालूम न करने की गलती पर उनकी अकल की भी निंदा की। वे बड़े हैरान हुए यह सुनकर कि घर में कोई नहीं है। यह सोचकर माँ धीरज के साथ किस तरह बैठी रही। इसके बाद जब दीपक मोहल्ले के लोगों से उस नर्सिंग होम के बारे में पूछताछ कर निराश होकर लौट रहा था, तब निशीथ वापस लौटा दफ्तर से सही सलामत। अंत में जाकर पता चला कि सारी घटना ही एक मजाक थी। दफ्तर में अचानक किसी बात पर आधे दिन की छुट्टी हो गई। सब बैठकर चाय पी रहे थे कि शरारती स्वभाव के निहार बोस को यह शरारत सूझी गई। किसकी पत्नी कितनी अक्लमंद है देखना चाहिए। अतः झटपट प्लान तैयार। नर्सिंग होम और उसका पता लेकर निकल पड़ा। जिन जिन के घरों में अन्य सदस्य हैं वहां नहीं गया। जिन घरों में गृहिणी अकेली है केवल उन्हीं के घर। जेब से टैक्सी का किराया देकर ऐसा मजाक, ऐसा भयंकर मजाक। हाँ, तो यह भयंकर मजाक हो गया था सुकुमार बनर्जी के घर। सुनते ही उनकी पत्नी बेहोश हो गई। गनीमत थी कि घर में एक दाई थी जो मालकिन के चेहरे पर फ्रिज का ठंडा पानी छिड़कने लगी, और तब तक समाचार देने वाला रफू चक्कर। उधर बसंत बाबू की पत्नी तो घर के छोटे से नौकर के हाथ सब कुछ छोड़कर आंसू के दरिया बहाती गाड़ी में चढ़कर चली आई। हालांकि आकर पहुंची दफ्तर के दरवाजे पर। बसंत बाबू बाहर निकलकर मधुर स्वागत करते हुए धिक्कार देते देते घर लौटे। सरोज बाबू की पत्नी घबरा कर बैठ गई, रोते रोते बोली, पास ही मेरे भाई का घर है, छोटे भाई को साथ लेकर आती हूँ। दौड़ गई थी दीवानों की तरह, मगर जब भाई को लेकर लौटी तो पंछी उड़न छू। खैर, यह सब विस्तार से सुलेखा ने बाद में सुना था, किसी एक ऐसे सुनहरे पल में जब निशित का मूड अच्छा था। मगर उस दिन निशित ने सुलेखा की जरा भी तारीफ नहीं की, बल्कि कहा कि दोस्तों के सामने उसकी इज्जत नहीं रही। निहार बाबू ने कहा था, जनाब आपकी बीवी तो बड़ी स्ट्रांग है, और भी 3 लोगों को तो देखा, वो एकदम पति ही ना सती। और आपकी बीवी, बाप रे क्या जिरहा करने लगी। मुझे तो डर लगने लगा कहीं पुलिस ना बुला ले। जरा सा भी घबराते नहीं देखा जनाब। और दिमाग
दिमाग कितना ठंडा, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन अस्पताल ले गया, सब खोद खोद कर पूछने लगी। इसका मतलब उन्हें लगा कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कोई बेचैनी नहीं, और अगर मैं उसके साथ निकल पड़ती तो तुम्हें ठीक लगता, तो मुझे बुद्धिमान कहते, सुलेखा ने कहा। निशीत की हंसी में धिक्कार झलक रहा था। उसने कहा, क्या कहता है, वह बड़ी बात नहीं। उस समय तुम्हें यही याद रहा कि लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे या नहीं, बुद्धिमान कहेंगे या नहीं, यही असली बात है ना। दरअसल सुलेखा ने बाद में समझा, पति की अंतिम दशा सुनकर भी सुलेखा होशो हवास नहीं खो बैठी। इसी से दोस्तों में के आगे निशीत का सिर नीचा हो गया। लेकिन अगर सुलेखा वसंत बाबू की पत्नी जैसा कांड कर बैठती तो क्या निशीत खुश होता, इज्जत रहती, जीवन भर उस मूर्खता के लिए धिक्कारता नहीं रहता सुलेखा को। हो सकता है अगर वह सुकुमार बनर्जी की पत्नी की तरह बेहोश होकर गिर पड़ती तो निशीत को अच्छा लगता, या शायद वह भी नहीं। निशीत किस बात से खुश होता कहना कठिन है। शायद सुलेखा में अकलमंदी भी की झलक भी उसे विशेष पसंद नहीं। बस वही एक बार सुलेखा निशीत के दफ्तर के सहकर्मी के सामने गई थी, बात की थी उसने। आते तो हैं कितने ही लोग, पर निशीत नहीं कहता कि चलो परिचय करा दो। बच्चे भी नहीं चाहते कि माँ उनके दोस्तों के सामने निकले। क्या यह सुलेखा का ही दोष है? सुलेखा ही अपने आप को मंच पर प्रतिष्ठित करने का कौशल नहीं जानती। खैर, अब मित्र की पत्नी के पास निशीत का आना जाना छूट गया है। अब उसके शरीर में बीमारियों ने घर कर लिया है। आलू, चीनी, भात, मसालेदार खाना सब बंद। यही तो है बड़ा अफसोस सुलेखा को। गृहस्थी में थोड़ी सी सहूलियत लाने के लिए एड़ी चोटी एक करती रहती है सुलेखा, मगर घर का मुख्य सदस्य ही इन सब से वंचित रह जाता है। जब से बीमारी ने दबोचा है, निशित चिड़चिड़ा भी हो गया है, और वही एक नशा लगा है ताश की बाजी का। मोहल्ले के कुछ लोग आते हैं, रात तक बाजी चलती रहती है, मगर नियम प्रस्त निशित होश हवास भूलकर नहीं खेलता है। 10 बजने में जब ठीक 1 मिनट बाकी रहता है, तब सीढ़ी पर से चप्पल की आवाज आती है। घड़ी की सुई 10 पर पहुंचते ही परोसी हुई थाली के सामने बैठ जाएगा निशित। आज थाली परोसी नहीं गई, आज ये काम पूरे करके ही उठेगी, यही सोचकर पूरी ताकत लगाकर मशीन चलाए जा रही थी सुलेखा। बार बार घड़ी की ओर देख रही थी और हाथ की गति को और बढ़ा रही थी। अब सेकंड के कांटे पर ही आंखें टिकी थी, मगर अंत भला नहीं हो सका। ईरा की थकान भरी कठोर आवाज कोड़े की तरह कानों पर पड़ी। हाथ को रोक लिया उसने, संकुचित आवाज में बोली, दरवाजा तो मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया था। हाँ, दिया तो था, लेकिन इस कमरे में आकर देख जाती तो अच्छा होता। हालांकि उसकी बात में कोई दम नहीं था। सुलेखा अगर उस कमरे में जाती तो सिलाई मशीन अपने आप ही घूमकर ईरा की भयंकर तकलीफ से उसकी माँ को अवगत कैसे कराती। फिर भी कह दिया उसने। सुलेखा भी कह सकती थी, परीक्षा एक तू तो नहीं दे रही ईरा, मेरे लिए भी तो यही एक परीक्षा है, मुझे भी भोर होते ही पेपर सबमिट करना होगा। या फिर ताव दिखाकर कह सकती थी, तेरी पढ़ाई एक जरूरी काम है, मेरा काम फालतू है क्या। मगर इस तरह से बात करना मूर्ख सुलेखा नहीं जानती है। उसने वही कह डाला जो उसे कहना आता था। बोली, अरे पहले कहना चाहिए था ना। हालांकि पहले नहीं कहा, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया उसने। कम से कम काम समाप्त होने को तो है, पहले कहने से तो यह भी नहीं हो पाता। खैर, ईरा पर भाषा की इस नरमी का कुछ असर नहीं हुआ। उसने एक और बात कही, पहले उतनी हिम्मत नहीं है, फिर तो तुम रो ही पड़ती, सिर में बहुत दर्द हो रहा था तभी, नहीं तो। इनके माथे सुलेखा की तरह सस्ते नहीं, आवाज से इनको दर्द महसूस होता है। सुलेखा मन ही मन संकोच में गड़ गई। 3 दिन के बाद परीक्षा है उसकी, और सुलेखा को उसका ध्यान ही नहीं रहा। छी, उसे मशीन की आवाज से इतनी तकलीफ होगी, सुलेखा को बिल्कुल पता नहीं लगा। झटपट उठ गई सुलेखा। स्टोव जलाकर फटाफट मेज ठीक कर ली उसने, मगर रोटी बेलने से पहले ही सीढ़ी पर चप्पल की आवाज सुनाई पड़ी। सुलेखा सन्न रह गई। बीमारी ने वहमी बना दिया है निशित को। अचानक अगर किसी दिन 10:05 हो जाए तो कहता है, रात ज्यादा हो गई है, 2 रोटी कम कर दो, नहीं तो आज भोजन पचेगा नहीं। यही सोचकर बदहजमी की दावत देता है वह। ईरा या नीरा अगर रोटी बेल देती तो काम जल्दी हो जाता, मगर सुलेखा उन्हें बुलाती नहीं है। और क्यों नहीं बुलाती? क्या हिम्मत की कमी है? ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। इस एक मामले में बड़ी खुददार है वह। बच्चों को बुलाकर कभी काम नहीं लेगी, जैसे इसी में
उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जैसे उसकी अयोग्यता प्रमाणित हो जाएगी, मानो सारे काम की जिम्मेदारी उसी की है। हालांकि मन में असंतोष की आंधी चलती नहीं क्या, जैसे हुआ करता था सास के अनुचित पीड़न पर आंधी तब भी चलती थी। उसकी अभिव्यक्ति कुछ ऐसी होती थी, क्या खूब, अपने तो घंटे भर गंगा स्नान करके आएंगी, इसी भी सब काम हो जाएगा, जैसे कोई मशीन हूं मैं। जैसे ही घर में कदम रखा नाक सिकोड़ना शुरू किया। दया माया कुछ नहीं है शरीर में। बहू ने कुछ खाया पिया या नहीं पूछा भी है कभी? ऐसी ही कितनी बातों का तूफान उठाता था। यह आंधी निरुपाय सुलेखा को ही झकझोर जाती थी। उसके बाद तो गंगा में कितनी लहरें आई गई, अभिव्यक्ति का वही तरीका रह गया, केवल भाषा में बदलाव आया। अब तो मन ही मन कहती है वह, क्यों बुलाऊं उन्हें, खुद होश नहीं, बड़ी हो रही है या नहीं, इधर मिजाज की गर्मी दिखाने लायक उम्र तो हो गई है। दूसरी लड़कियां चौके की आधी जिम्मेदारी लेकर माँ का काम हल्का कर देती हैं। यह नहीं सोचा कभी, क्यों अपनी बुआ के घर देखा नहीं, मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस के घर लड़कियां लिखाई पढ़ाई सिलाई बुनाई करती हैं, बाजार जाती हैं और माँ के काम में हाथ भी बटाती हैं, और तुम लोग बाप भाई को एक गिलास पानी लाकर देने की भी अकल नहीं है। जब भी दुखी होती हैं सुलेखा के मन में बातों का तूफान उठता है। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि इत्तेफाक से अगर नीरा या ईरा ने चाय ही बनाकर थोड़ी मदद कर दी, सुलेखा मानो निहाल हो गई और संकुचित भी, मानो समय पर सुलेखा ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, तभी बेचारी को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सुलेखा की प्रकृति में इस प्रकार का विरोध है। शायद डरपोक लोग ऐसे ही होते हैं या बुद्धिमान लोग। बुद्धिहीन केवल शाब्दिक अर्थ में नहीं, जो जन्म से ही मूर्ख होते हैं उनकी ही यह दशा है। वे हमेशा अपराधी भाव से झुके रहते हैं। सुलेखा इन्हीं में से है। सुलेखा के पिता की अकाल मृत्यु हो गई। इस अपराध का बोझ सुलेखा ने अपने कंधों पर ले लिया, मानो उसी का दोष हो। सुलेखा के चाचा को नौकरी में आशा अनुरूप पदोन्नति नहीं मिली और जीवन में एक बार भी लॉटरी में नाम नहीं निकला। इसे भी अपना दोष मानकर सुलेखा सिर झुकाए रही। और सुलेखा की मां दमे तथा गठिया की चपेट में पड़कर देवर की गृहस्थी में किसी काम न आती। अगर तीन तीन लोग उसी परिवार में खाते पलते, इसी शर्म में से सुलेखा अधमरी हो जाती थी। शायद इसी कारण से सुलेखा के भीतर अपराधी भाव ने जड़ जमा लिया। ऊपर आकर निशित ने सारे दृश्य का पर्यवेक्षण किया और हैरान होकर बोला, बात क्या है, अभी तक खाना नहीं बना? सुलेखा तवी से मैं बेली हुई रोटी डालते हुए बोली, बस अभी हो जाता है, हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह पर मिट्टी नहीं चढ़ी है, धोने में 1 घंटा लग जाएगा, कहकर नाराज निशित अंदर हाथ धोने चला गया। जैसे सुलेखा को ही घंटा भर लग जाएगा इन चंद रोटियों को सेकने में। बाप की आहट पाते ही दीपक, दीपंकर, ईरा, नीरा, तिन्नी सब खाने के लिए आ गए। खैर, आज सुलेखा को डर नहीं, उनकी रोटी तैयार है, शाम को ही बनाकर रख छोड़ी थी। इसके लिए सुलेखा के पास जोरदार तर्क है। केरासिन खत्म है और आज दुकान में मिली नहीं, स्टोव में इतना तेल नहीं कि सबकी रोटी बन जाए, अतः शाम को कोयले के चूल्हे पर ही बनाने के सिवा और चारा क्या था। सुलेखा ने सोचा था एक तरह से अच्छा ही है, आज सिलाई का काम पूरा कर लेगी। बनी हुई रोटी तो परोसने में देर न लगी। निशित को 2 मिनट रुकना पड़ा। उसी से निशित इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। डरते डरते खाना परोसते हुए सुलेखा सोचने लगी, गनीमत है कि 2 रोटियां उठा लाने को नहीं कहा निशित ने। लेकिन भावी डॉक्टर दीपक अपने कर्तव्य के प्रति सजग होकर बोल उठा, पता नहीं क्यों बाबूजी को समय पर खाना भी नहीं दिया जाता है, जैसे रोज ही ऐसा होता हो। यही एक आदत है दीपक की, सच पूछो तो नीरा की भी। अचानक कभी किसी दिन कोई दोष नजर आ जाए तो तुरंत कह देंगे, ऐसा होता ही क्यों है, वैसा क्यों नहीं होता। सुबह अक्सर ही दाई आने में देर कर देती है, कितनी बार आती ही नहीं। कोयले का चूल्हा रोज एक सा जलता भी नहीं, कभी हवा देनी पड़ती है। यह सब पलट कर भी नहीं देखते ये लोग, नीचे उतरते ही नहीं, सब अपने अपने कमरे में पढ़ाई में डूबे रहते हैं। मगर खाते समय देखते हैं कि बीमार पिता के लिए रोटी मुलायम नहीं बनी या बिना आलू की सब्जियों की संख्या कम है तो बड़े आराम से कहते हैं, सब कुछ होता है और बाबूजी के लिए इतना सा नहीं हो पाता है। हाँ, केवल पिता के लिए ही ऐसी बातें नहीं करते, करते हैं अपने लिए भी। शुभ हंसी के साथ कहते हैं, सुबह सुबह 100 कामों में ध्यान न बटाकर अगर सिर्फ इस तरफ ध्यान देती तो अच्छा होता। ढेर सारी सब्जी बनाने की कोई जरूरत नहीं,
सिर्फ अगर दाल भात थोड़ा ठंडा रख दी। जल्दीबाजी में इतना गर्म कोई खा सकता है क्या? इसका अर्थ हुआ कि जल्दीबाजी के अलग तरीके हों। खैर, सुलेखा भी निर्लज है, ऐसा ही क्यों नहीं करती? उतनी जल्दीबाजी में भी वह किसी के लिए आलू की भाजी और किसी के लिए मसालेदार मछली बनाने में लग जाती है। सब एक सा खाते ही कहाँ है। एक एक का स्वाद एक एक किस्म का है। दीपक को मिर्च मसाला सरसों बिल्कुल पसंद नहीं। उधर इरा केवल सरसों वाली मछली ही खाना पसंद करती है। तिन्नी तो दाल को हाथ ही नहीं लगाती और दीपंकर दाल के बिना भोजन ही नहीं करता। इसके अलावा किसी को परवल की भाजी बेहद पसंद है तो कोई उसे छूना भी नहीं चाहता। नीरा को हमेशा तीखी मसालेदार सब्जी पसंद है तो तिन्नी मिर्च मसालेदार सब्जी देखकर रोनी सी सूरत लेकर उठ जाती है। मछली में भी तो सबकी पसंद अलग अलग है। केवल गोश्त ही सबको पसंद है, मगर वह तो रोज दोनों समय बनाना संभव नहीं, और फिर उसे भी 3 बार पकाना होगा। निशित के लिए स्टू, तिन्नी और दीपंकर के लिए बिना मिर्च की करी और बाकी सबके लिए मसालेदार। उसे खुद कैसा खाना पसंद है सुलेखा को नहीं पता। इन्हीं 3 तरह के पकवानों से जो बचता है उसे मिला जुलाकर अपना काम चला लेती है वह। डेगची कढ़ाई जो हाथ लग जाए उसी में लेकर खाने बैठ जाती है वह। इस बात से भी नाराज होते हैं। अनायास ही कहते हैं सबके लिए इंतजाम है, केवल माँ को ही एक थाली और कटोरी नसीब नहीं होती। वह और कुछ नहीं, एक प्रकार का सुख है इसमें भी। आत्मपीड़न की इच्छा भी एक प्रकार की मानसिकता है और मानसिक व्याधि ही है एक प्रकार की। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह भी तो एक प्रकार का मानसिक सुख है। बहुत पढ़े लिखे हैं ये लोग, इसलिए दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे किताब के पन्ने को चिल्लाकर पढ़ रहे हों। उनकी समझ के आईने में सुलेखा की जो छवि झलकती है उसे देखकर वह स्वयं ही हैरान हो जाती है। अपने बारे में सुलेखा जो कुछ भी जानती थी वह सारा जान चुकी है और जानकर हैरान हो रही है। उसका मन इतना कुटिल है, खुद ही मालूम नहीं था उसको। इतनी सी बात पर ही सुलेखा की आंखें भर आई। फिर भी वह कह नहीं सकी, अच्छा रे रोज ही ऐसा होता है, यही देखते हो तुम लोग? नहीं, नहीं कह सकी ऐसा। केवल तेजी से हाथ का काम निपटाने लगी। मगर आज सुलेखा का नसीब खराब है। तभी तो निशित की आलू वर्जित स्पेशल सब्जी में आज स्वाद का बड़ा ही अभाव हो गया। चीनी के बदले में सैकरीन और नमक के बदले के सॉल्ट और तेल घी के बदले सूखी कढ़ाई में चला चला कर सब्जी पकाना और उस सब्जी में स्वाद लाना कितना कठिन है यह सुलेखा ही जानती है। फिर भी उसकी चेष्टा में कोई कमी नहीं है। वह तो ममता से खुद ही घायल है। आज न जाने क्या हो गया। निशित आज सब्जी को मुंह में डालते ही मुंह बिचकाकर अपनी विशेष भंगिमा के व्यंग और दुख घोल कर बोला, यह क्या बना है क्या ये? डरते डरते सुलेखा बोली, मागुर मछली का स्टू। मागुर मछली का स्टू? ओह, मैंने सोचा गदाल पत्ते का झोल है। गदाल यह एक प्रकार का औषधि पत्ता है जिसे पकाकर खाया जाता है। ओह ओह, तब सुलेखा तो कह सकती थी, डॉक्टर कुछ भी तो सब्जी में डालने नहीं देते, स्वाद कहाँ से लाऊं? मगर नहीं, मूर्ख की तरह डरते डरते बोली, अच्छा नहीं हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? निशित ने वही व्यंग भरी शुद्ध हंसी बिखराई और बोला, बहुत अच्छा हुआ, देखो ना कितने चाव से खा रहा हूं। सुलेखा मुंह फेरकर जल्दी से दूसरे काम में जुट गई। अभी इधर मुंह फेरना संभव नहीं उसके लिए। दीपक फिर से अपने कर्तव्य में जुट गया। गंभीर स्वर में बोला, इतना सा तो खाते हैं बाबूजी, उसको जरा सा ध्यान से नहीं बनाया जा सकता क्या? हम लोगों के लिए इतना सारा न पकाकर उसमें थोड़ा समय देती तो। नीरा अचानक हंस पड़ी, बोली, घबराओ मत श्रीमान भैया, हमारे यहाँ भी विशेष अंतर नहीं है, बस ठंडी ठंडी रोटियां, कोहड़े का पसुआ और मछली की रसेदार तरकारी, बस। ठंडी रोटी का जिक्र हुआ तो सुलेखा और चुप न रह सकी। रूंधे स्वर में बोली, किरासन मिला नहीं, स्टोव में तेल नहीं भर सकी। ओह, इसलिए शाम को ही बन गई? पैर हिलाते हिलाते नीरा बोली, इतना ही मुश्किल था तो थोड़े चावल ही पका लेती, खाकर हमें भी चैन मिलता। सुना है चावल पकाना सबसे आसान है, और मगर हमारे घर में वही सबसे दुर्लभ है। जैसे शाम का बना हुआ भात ही नीरा को खाने में अच्छा लगता। असल में उसे रोटी बिल्कुल पसंद नहीं। गरम गरम भात थोड़ा सा मिल जाए तो चैन से खाती, मगर अधिकतर दिन वैसा हो नहीं पाता है। इसी बात का वह मजाक बनाती है, क्रोध नहीं करती। काफी सुशील और सभ्य है, इसलिए नहीं करती है। क्या सुलेखा को ही इस बात का दुख नहीं है? क्या वह नहीं समझती कि थोड़ा सा गर्म भात मिलने पर नीरा कितना संतुष्ट होकर खाती है?
पहले तो करती भी थी यह सब। नीरा के लिए गरम भात, दीपक के लिए गरम पराठे, बाकी सबके लिए गरम रोटी, मगर अब संभव नहीं हो रहा। समिति की सिलाई ने सुलेखा का सारा अवसर छीन लिया। काम के समय पर भी हमला बोल चुका है। सच कहा जाए तो उसे थोड़ा बहुत जो समय मिल पाता है वह यह है शाम का समय, जिस समय निशीथ सैकरीन वाली चाय पीकर खेलने बैठता है। इस समय बच्चे भी अपने अपने काम में जुटे रहते हैं, कभी टहलने जाते हैं, संगीत सीखने या फिर पढ़ाई करते हैं। यह कीमती समय भी क्या सुलेखा चौके में बिताए? फिर सिले हुए कपड़ों की सप्लाई कब देगी वह? महिला समिति के लिए यह सिलाई का काम ऐसे ही तो नहीं करती है सुलेखा। ऑर्डर लेती है, सप्लाई देती है, पारिश्रमिक लेती है। यह राशि भी कुछ कम नहीं होती। क्या यह राशि घर के ही काम नहीं आती? दाल रोटी पर ना सही, बाकी जरूरतों पर। जब से बच्चे बड़े हुए हैं कितनी मांगे हैं उनकी। इधर निश्चित पाई पैसे का हिसाब लेता रहता है। ना ले तो करे भी क्या? उसे तो पता है कि 3-3 बेटियों की शादी करनी है, 2 बेटों को पाल पोस कर बड़ा करना है। अतः उनकी शौकीन जरूरतों की ओर ध्यान देने में कोई बुद्धिमानी नहीं है।